नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी गोविंद गोयल आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अपना महिला सुपरवाइज़र की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। उसकी तैयारी अपन सुचारू रूप से चल रहे हैं डे टू डे। और आप सब जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़िएगा और क्लास को देखिएगा। अंत में आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, उस पर प्लीज़ अंत तक क्लास देखिए। चलते हैं अपन। ये अपना जो सिलेबस है, इसमें अपन तृतीयखंड प्रबंध के गुण पढ़ रहे हैं, जिसमें से ये कुल 45 नंबर का है। इसमें से अपन यूनिट 3 फर्स्ट क्लास में और यूनिट 4 ये अच्छे से अपन ने कंप्लीट कर दिए। इसके प्रैक्टिस सेशन बचे हुए हैं आने वाले समय में। अभी करीबन 17 तारीख है, अभी टाइम है 28 तारीख आने में। उसके उपरांत आपकी परीक्षा है, तो आने वाले समय में अपन इतनी प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे कि ये अपने को डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से आना है। ठीक है, यूनिट 5 है, ये भी अपन ने कंप्लीट कर ली है। और आज अपन बात करेंगे यूनिट 2 की। विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियाँ, पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, ये क्लास अपन ने कर चुके हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में विकास अपन ने बहुत अच्छे से क्लास को कवर करा है। छोटी वीडियो है, बहुत आसान वीडियो है। उसको सिर्फ आप ये है कि रिवीजन मोड पे आपकी स्पीड बढ़ाना, आप यूट्यूब पे जाके अपनी स्पीड बढ़ा के इसको रिवीजन मोड पे 2-3 बार देखिएगा। इससे प्रश्न बनना है, मतलब बनेगी, क्योंकि ये सिलेबस का मुख्य भाग है। इस पूरे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षाओं में अधिकांश जगह पूछा जाता है। फिर है समकालीन सामाजिक चुनौतियाँ और सरोकार, सरकार के द्वारा जो भी किए गए हैं वो कार्य। ठीक है, आज शुरुआत करते हैं अपन स्मार्ट स्टडी अप्रोच के साथ। कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप हमें हमारी टीम से संपर्क करिएगा। इसमें नंबर दिए गए, लास्ट में बताऊंगा मैं आपको कैसे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। विकास की अवधारणा और उसकी मुख्य चुनौतियाँ। पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, जो कि अपन ने पुरानी क्लास में कर लिया है कवर। ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चन लगाइएगा। मैं भी आपको एक और बात सजेस्ट करूँगा कि हर क्लास में बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन लगाइएगा, टेस्ट लगाइएगा। जितने टेस्ट लगाओगे उतना आपको सिलेबस कवर करने में आसानी रहेगी और उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। चलते हैं समकालिक सामाजिक चुनौतियाँ और सरोकार के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। विकास की अवधारणा, इसका अर्थ देख लेते हैं। विकास एक बहुआयामी मतलब एक से ज़्यादा आयाम हो, जिसके एक से अधिक आयाम हो, जिसमें आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, जीवन की गुणवत्ता में सुधार शामिल है। आर्थिक वृद्धि मतलब देश में जो पैसे का अभाव है उनको बढ़ाना। सामाजिक प्रगति, समाज में जो कुरीतियाँ उनको समाप्त करके समाज को एक नई दिशा प्रगतित करना। जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। यह केवल आर्थिक संकेतों जैसे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से कहीं अधिक है। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी बोला जाता है, इसकी वृद्धि से कहीं ज़्यादा अधिक है विकास की अवधारणा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। पहलू, विकास की अवधारणा के पहलू। ठीक है, आर्थिक, आज कुछ क्लास को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपन ने थोड़ा सा एनिमेशन का प्रयोग किया गया है। हमारे सर दिनेश सर, जो कि बहुत ही मेहनती सर है, वो पीछे कल की क्लास में उन्होंने कंप्यूटर के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने एनिमेशन का भी थोड़ा सा टॉपिक बताया था। और उन्होंने कल के आज के आज ही उन्होंने इसका प्रयोग करा और आपके सामने प्रस्तुत किया है, देखिएगा। आर्थिक विकास, आय में वृद्धि, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचों का विकास। आय में वृद्धि करना, लोगों की आय में वृद्धि करना, पर पर्सन आय में वृद्धि करना। हर छोटे से छोटे व्यक्ति का, हर व्यक्ति का मतलब अपना नॉर्मल एज तो 18 साल है कि कोई भी 18 साल के बाद या 14 साल के बाद अपनी जीडीपी में योगदान दे सकता है। पर देखा जा रहा है कि आज छोटे बच्चे भी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपने देश का सुचारू रूप से चलाने में मदद करें, उन जीडीपी में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। ठीक है, रोजगार सृजन, जैसा कि आप जानते ही है कि
आज की जनसंख्या, हमारी जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो रही है। 100 आज़ादी के समय हम सिर्फ 33 करोड़ थे। आज के समय 2025 की बात करें तो हम 142 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं, जो कि अपन चाइना को भी पछाड़ चुके हैं जनसंख्या की दृष्टि से और आगे निकल चुके हैं। गरीबी उन्मूलन, पिछले अपन ने पंचवर्षीय योजनाओं में देखा है कि किस प्रकार गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। बुनियादी ढांचों का विकास, ठीक है, चलते हैं अपन। सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों तक पहुंच। देखो, 3 ऐसी फील्ड बताता हूँ जो एवरग्रीन है, हमेशा चलेगी। शिक्षा जो हमेशा चलेगी, कुछ भी हो जाए। आपने कोविड काल में भी देखा शिक्षा बंद नहीं हुई, ऑनलाइन भी चली पर चली, ठीक है। स्वास्थ्य, लोग कभी बीमार होना बंद नहीं होंगे। ये बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें आप स्टूडेंट हो, आपके जो छोटे भाई बहन है जो 11th या 10th पास आउट हुए हैं, उनको ऐसी फील्ड में आप डालिए जो हमेशा चलती रहे। शिक्षा कभी बंद नहीं होना, स्वास्थ्य, व्यक्ति कभी बीमार होना बंद नहीं होगा, क्योंकि देख रहे मौसम परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति भी बीमार होने लग जाता है। जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है जिसके कारण व्यक्तियों के स्वास्थ्य में प्रभाव देखने को मिल रहा है। पोषण, लैंगिक असमानता, सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों तक पहुंच। मैं 3 चीज़ों की बात कर रहा था जो 3 एवरग्रीन फील्ड है जिसमें जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और अपन जो देख सकते हैं एक अपना भोजन, मतलब मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री जो भोजन के लिए सामान बनाती है, या कृषि। व्यक्ति कभी भूखा रह ही नहीं सकता। 3 चीज़ें कभी नहीं हो सकती कि वो भूखा रह ले, या उसकी तबीयत खराब ना हो, या शिक्षा वो प्राप्त ना करे। ये 3 चीज़ें हमेशा एवरग्रीन है, ये हमेशा चलती रहेगी, इसलिए पोषण भी उसमें शामिल है। लैंगिक असमानता मतलब महिला पुरुष के बीच में भेदभाव करना। सामाजिक न्याय, लोगों को सामाजिक तरीके से सामाजिक न्याय दिलाना। मानव अधिकारों तक पहुंच, मानव के जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक और जो उसके साथ जो अधिकार है उन तक पहुंच, उनको लोगों के बीच उनके संपर्क को बढ़ाना, उनको जागरूक करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते अपन। पर्यावरण स्थिरता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन से निपटता। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, जैसे कि जल आने वाले समय में पृथ्वी पर 71% जल है, पर मात्र पीने लायक कितना है? मात्र 1%, लगभग 1% है अपने पास पीने लायक। उस जल संसाधन का अपन अत्यधिक दोहन करते जा रहे हैं, पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसके कारण हमको पानी से आने वाले समय में पानी से समस्या हो सकती। देखा जा रहा है कि तापमान में अधिकांश वृद्धि होती जा रही, जिसके कारण बहुत सारी ऐसे देश हैं जहाँ पे पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अधिकांश देखा जाता है अफ्रीका देशों में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा। प्रदूषण नियंत्रण, प्रदूषण जैसे आजकल हर व्यक्ति मतलब जो 16-17 साल का भी वो मोटरसाइकिल चलाना सीख चुका है। वो भी छोटे से काम के लिए भी अपना, जैसे कहीं बाहर जाना है या दुकान पे जाना है तो वो गाड़ी उठाएगा और वहाँ सामान लेके आएगा। पैदल जाना आजकल हर कोई अवॉइड करने लग चुका है कि पैदल नहीं जाएंगे तो गाड़ी से ही जाएंगे। उसके साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ध्वनि विस्तारक यंत्र, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज, उसके कारण ध्वनि प्रदूषण, जितना भी प्रदूषण कारक है वो अत्यधिक उनका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जलवायु परिवर्तन से निपटना, तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा, जैसा कि आप देखते थे आज के समय में। आपको अभी वर्तमान समय का उदाहरण देता हूँ। 3-4 साल से आप देख रहे हो जो वर्षा ऋतु अपनी 15 जुलाई से पहले आना प्रारंभ हो जाती थी, वो 1-1.5 महीना डिले हो चुकी। 15 जुलाई तक आती है, जो 15 जून में आ जाती थी वो 15 जुलाई तक शिफ्ट हो चुकी है। जो ठंड अपने को नवंबर में लगना प्रारंभ हो जाती थी, कड़ाके की ठंड, वो आती है अब दिसंबर तक, दिसंबर के भी बीचों बीच आने लग गई। ये शिफ्ट हो रहा है क्यों? मौसम शिफ्ट क्यों हो रहा? क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा। और जलवायु परिवर्तन अपने को पहले देखने को क्यों नहीं मिलता है? कि लंबी प्रक्रिया, इसमें वर्षों का समय लगता है, 30 साल 40 साल के बाद परिवर्तन होता है। मौसम क्या है? क्षणिक है। मौसम का परिवर्तन क्षणिक हो जाता है। मान लो अभी धूप है, हो सकता है 5 मिनट बाद वर्षा हो जाए। मौसम ऐसा है जो क्षणिक, तुरंत ही ज़्यादा
तुरंत से पहले परिवर्तित हो जाता है। जलवायु परिवर्तन में समय लगता है, 30 से 35 साल लगते हैं। और वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन हो रहा है क्योंकि गर्मी भी तेज़ी से बढ़ रही है, ठंड, वर्षा ऋतु बहुत कम हो चुकी है, जो पहले बरसात होती थी वो अधिकांश कम हो चुकी है। ठीक है। और विभिन्न जगहों पर मौसम का असमान वितरण हो चुका है कि कहीं अत्यधिक पानी इतना गिर रहा है कि बाढ़ आ रही है, कहीं पानी ही नहीं गिर रहा है, पानी की समस्या होने लग गई है। जैसे अपना जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसमें इतनी पानी की समस्या आने लग गई है कि यहाँ पे विज्ञानियों के द्वारा कहा जा रहा है कि आने वाले वर्षों में ये हो सकता है कि अपना जो राजस्थान का थार डेजर्ट ऐसे डेजर्ट में परिवर्तित हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है मानव विकास, लोगों की क्षमताओं का विस्तार, उन्हें स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त बनाना। लोगों की क्षमता, जो काम करने की उनकी दक्षता है, क्या आपके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक विशेष योग्यता होती है, दक्षता होती है, हर व्यक्ति का अपना अलग नज़रिया होता है, हर व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति से अलग भिन्न है। और लोगों मतलब अपने आप का दूसरों से आकलन नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन करोगे आप गिरते जाओगे, आपका मनोबल गिरेगा। आपकी एक विशेष क्षमता, उस क्षमता को पहचान कर अब उसके रूप में आप आगे बढ़े। उन्हें स्वस्थ रखना, बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है कि प्राचीन मतलब अपनी जो आयु थी, व्यक्ति की आयु थी आराम से 60-70, पुराने समय में तो 100-150 साल जीता था, पर बीच में अपना आ चुका था कि 60-70 साल आराम से जीता था व्यक्ति के, 60 साल आराम से निकाल देगा। कोविड के आने के बाद तो कोई कह नहीं सकते, चलता फिरता व्यक्ति कब कब समाप्त हो जाए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कोविड के बाद इतनी बीमारियां और स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियां बढ़ चुकी है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा है। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आम है। कुछ ही समय पहले अभी देखने को आया कि मध्य प्रदेश में एक शादी थी, दूल्हा घोड़ी पे बैठे बैठे हार्ट अटैक का शिकार हो चुका है। शिक्षित व्यक्ति को शिक्षित बनाना, क्योंकि वो अपने सिद्धांतों, मूल्यों और अपने जो अधिकारों के बारे में जान सके और अपने पीढ़ी को आगे बढ़ा सके और सशक्त बन सके। सशक्त महिलाओं को अधिकांश जरूरत है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अभी बहुत सारी योजनाएं चल रही। महिलाएं जाके जो आंगनवाड़ी कार्य, अपने मेन उद्देश्य कार्य यही है, अपन सुपरवाइजर बनेंगे तो आपको स्कीमों को ही अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मध्य डिस्कस करना है और उनके जो ज़मीनी लेवल है, जो ज़मीनी स्तर है, उस पर उतारना। ठीक है। तो महिला और बच्चों को सशक्त बनाना। आगे चलते हैं। ये इसके मापन दिए गए हैं। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, एक देश में निर्दिष्ट अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। जीडीपी बताता हूँ। जीडीपी क्या होता है, जैसे आपने एक वित्तीय वर्ष ले लिया, वित्तीय वर्ष में जितने भी एक वर्ष के अंदर आप जितनी भी जो साधन है उनको बनाते हैं। जैसे हो सकता है आप छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, एक सुई धागा हो, या बड़े से बड़े ट्रैक्टर हो, कोई इंडस्ट्रीज में बनने वाला सामान हो, उनका उत्पादन करना। और वस्तु हो गई। अब होता है सेवाओं का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो या और कोई सी सेवा है जिससे आपका आर्थिक लाभ हो रहा हो, जिसमें आप कलेक्टर हो, चाहे छोटी से छोटी जॉब, चपड़ासी हो या असिस्टेंट हो। आजकल चपड़ासी को ऑफिस असिस्टेंट बोलने लग गए उनके सम्मान के लिए। चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट हो या पटवारी हो या कलेक्टर हो या और कोई सचिव हो, वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन सेवाओं का एक साल में किया गया कुल मूल्य। ठीक है। वस्तु और सेवाओं का किया गया कुल मूल्य, ये जीडीपी कहलाती है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अपने को जानना है। एक अलग से मैं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक वीडियो बना दूंगा सर से बोल के सर एक वीडियो बच्चों के लिए, तो उसमें अपन विस्तार से समझेंगे जीडीपी, क्रॉस एनजीडीपी, जो नेशनल जीडीपी है, उनके बारे में, सबके बारे में समझेंगे। तो आइए अपन थोड़ा सा जीडीपी के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत देश के संदर्भ में जीडीपी का क्या योगदान था विश्व में। तो मैं बात करता हूँ 1820 में, जब अंग्रेजों का आगमन हुआ था और उन्होंने अपने पास सत्ता हासिल करना प्रारंभ कर दी थी। उस समय विश्व की जीडीपी में
ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, विश्व की जीडीपी में भारत का योगदान 16%। कितना था? 16%। 1820 में विश्व में जीडीपी में भारत का योगदान था 16%, जो 1947 के समय जब अंग्रेज भारत को छोड़ के जा रहे थे और भारत को इतना लूटा, अपनी धन संपदा को समाप्त करा, उस समय विश्व में भारत का योगदान कितना रह गया? मात्र 2%। कितना? मात्र 2%। लगातार कम हुआ, माइनस में जाते गए। देख सकते हैं कितनी बुरी हालत हो चुकी थी 1947 में। ये इसलिए भी डिस्कशन करा कि जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत भी ये डाटा इंक्लूडेड है। इससे जनरल ये पूछा तो नहीं जाता है, पर आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते अपन। मानव विकास सूचकांक, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय का संयुक्त माप। ठीक है, जीवन प्रत्याशा के अपन कितना जी रहे हैं, शिक्षा भारत की प्रति व्यक्ति शिक्षा की साक्षरता कितनी, भारत की साक्षरता कितनी है, प्रति व्यक्ति भारत का आय कितना है, ये मानव विकास सूचकांक है। ठीक है, ये इसके द्वारा ये एक इंडेक्स है जिसके द्वारा आपकी रैंक और इनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, लैंगिक असमानता सूचकांक, प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, श्रम बाजार में महिलाओं की स्थिति में असमानता का माप। आप जैसे आप देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और पुरुष दोनों मिलकर काम करते हैं, तो ऐसा रहता है कि पुरुष जो काम करता है, माना जाता है कि पुरुष महिला की तुलना में अधिक काम करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों का श्रम करने का जो कैपेसिटी वो समान रहती है। थोड़ा सा महिलाएं शारीरिक रूप से उनकी स्थितियाँ थोड़ी सी कमज़ोर रहती है, पर वो पुरुषों से ज़्यादा बढ़ के काम ले सकती है या करवा सकती है। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति में असमानता का मतलब ये है कि जैसे कहीं काम करना है तो महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता। जैसे कि आजकल देखा जाता है कि पुरुषों को जैसे 500 रुपये डे के मजदूरी के 500 रुपये मिलते हैं, तो ये जो काम करवाने वाले रहते हैं वो क्या सोचते हैं कि महिलाओं को अपन हायर कर लेते हैं, वो 300 में ही काम कर देंगी। तो ये स्थिति उनको असमान मापे को उनकी स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है और ये नहीं करना चाहिए। इसलिए भारत के संविधान में इसके रूप में आर्टिकल दिया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें एक आर्टिकल दिया गया है। अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर जब भी मैं अगली क्लास हुआ आपको ज़रूर बताऊँगा। और उसमें महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन की स्थिति को स्पष्ट किया गया। सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, बच्चों से संबंधित बात की जाती है। प्रजनन, स्वास्थ्य, जैसे भारत की इतनी दयनीय स्थिति है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपन आज भी टेक्निकल रूपों में विकास नहीं किया जा रहा। आजकल क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं हॉस्पिटल का उदाहरण देता हूँ। एक आर्मी हॉस्पिटल देखना और एक अपना सामान्य हॉस्पिटल, जो सामान्य रहता है उसमें देखना, जो प्राइवेट हॉस्पिटल रहता है वो देखना। आर्मी हॉस्पिटल में आज भी डिलीवरी या जो प्राचीन समय में प्राचीन पद्धतियों के द्वारा नॉर्मल होती थी, वो आज भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, पैसे के चक्कर में, चंद पैसों के चक्कर में थोड़ा सा भी कुछ होता है तो वो रिस्क लेना वो अफोर्ड नहीं करते और बोलते हैं कि हम ऑपरेशन करेंगे, जिसके कारण उनको थोड़ा सा पैसा अधिक मिल जाए, इसके कारण वो ऑपरेशन करने पे ज़्यादा महत्व देते हैं। पर यही आप कोई आर्मी से रिलेटेड व्यक्ति उससे पूछना कि आर्मी हॉस्पिटल में प्रजनन स्वास्थ्य बहुत अधिक अच्छा परसेंटेज देता है ये प्राइवेट की तुलना में, क्योंकि प्राइवेट में अधिकांश ऑपरेशन के द्वारा ही बच्चों का जन्म होता है। तो ये प्रजनन स्वास्थ्य में और भी देखता हूँ कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, ये प्रजनन स्वास्थ्य के अंतर्गत दो डाटा रहते हैं। इसमें क्या रहता है कि मातृ मृत्यु दर में जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके समय माता की अनिश्चितकालीन मृत्यु हो जाती है, या फिर शिशु मृत्यु दर, जैसे बच्चे के जन्म हुआ, नवजात शिशु का जन्म, उसमें ऐसा नहीं जन्म से, उसमें थोड़ा समय के क्राइटेरिया गया है, 0 से 1 वर्ष के बीच में जब बच्चों का जन्म हो जाता है और उसके बीच में अगर वो एक्सपायर हो जाते हैं तो ये होता है शिशु मृत्यु दर, के जन्म के समय बच्चों के एक्सपायर। ये प्रजनन स्वास्थ्य को दर्शाता है
कि हमारे भारत में आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जो जन्म के पश्चात ही एक्सपायर हो जाते हैं, या माता बहनें ऐसी जो बच्चों को जन्म देते समय एक्सपायर हो जाती है। ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के अभाव का माप। ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये तीनों चीज़ें आज के जीवन में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जीवन स्तर बेहतर नहीं होगा तो अच्छे स्वास्थ्य नहीं होगा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो आप अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारे इंडेक्स है, जो सूचकांक है, ये भारत सरकार या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी होते हैं। इनका अधिक से अधिक आप रीड कीजिएगा, इनको पढ़िएगा। इनका जैसे एक मैंने सूचकांक के बारे में, एक भ्रष्टाचार निवारण सूचकांक के बारे में हमने कल या परसों शनिवार के दिन हमने एक टॉपिक डाला, उसमें सूचकांक के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो करंट का मुद्दा है, जिसका रिपोर्ट अभी जनवरी या फरवरी में आया है। करंट से भी अपन अपडेट रहेंगे, इसलिए इन सूचकांकों को अवश्य पढ़िए। ठीक है। विकास की मुख्य चुनौतियां, चलते विकास की मुख्य चुनौतियों की ओर। गरीबी और असमानता, आय धन का असमान वितरण, अवसरों की कमी। जैसा देखा जा रहा है कि भारत में बहुत ज़्यादा अत्यधिक गरीबी है, आय असमानता, व्यक्ति की कोई अत्यधिक गरीब है जो अत्यधिक गरीबी की ओर है, तो कोई बहुत ज़्यादा अमीर है। अमीर व्यक्ति अमीर बनता जा रहा है, गरीब व्यक्ति गरीब और गरीब होता जा रहा है। यह आय की असमान वितरण। ठीक है। और अवसरों की कमी दर्शाता है कि जैसे स्टूडेंट लाइफ में आजकल जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और वैकेंसी के पद बहुत कम कर दिए गए, कि वैकेंसी आती है तो कई सालों लग जाते हैं। जैसे अभी पुलिस की एसआई की वैकेंसी बहुत सालों बाद अभी देखने को मिला है कि वो आ रही है। ठीक है। तो आप तैयारी में जुटे रहिए, हो सकता है 2025 में आप कोई सी भी एक वैकेंसी ज्वाइन कर लो। अभी आबकारी की भी यही है, उसमें भी आप फॉर्म भरिएगा। उसकी लास्ट तारीख मार्च की 3 तारीख के साथ एक बार देख लीजिएगा, और सभी वैकेंसियों में आप अच्छे से फॉर्म भरिए और अच्छे से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाइए। ठीक है। अगला है बेरोजगारी, विशेष रूप से युवाओं में कौशल की कमी। प्रछन्न बेरोजगारी है। प्रछन्न बेरोजगारी एक बेरोजगारी की टर्म है, जो अर्थव्यवस्था के रूप में कही जाती है कि व्यक्ति मांग के अनुसार आजकल शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा। जैसे किसी कौशल की ज़रूरत है, तो अच्छी कौशल मतलब कोई सा एक फील्ड है, अपन मान लीजिए अपन फील्ड ले लेते हैं एआई, जो इंटेलिजेंस के रूप में अभी बहुत ज़्यादा चर्चित विषय है, कि एआई आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है। उसमें बच्चे ये है कि तैयारी कुछ और करते हैं और फील्ड कुछ और वैकेंसी की आती है। जैसे एआई का अभी महत्वपूर्ण दौर चल रहा है, तो बच्चे अलग तैयारी में हैं, वो तैयारी तो कर रहे हैं, बच्चे पढ़ तो रहे, पर यह है कि वो उनके कौशल को विकसित नहीं कर रहे, समय के अनुसार जो मांग है उस कौशल को विकास नहीं कर पा रहे। इसलिए भारत में प्रछन्न बेरोजगारी है, विशेष रूप से युवाओं में, कि वो जो अभी जो डिमांड के अनुसार अपन तैयार नहीं हो पा रहे। ठीक है। और बढ़ती जनसंख्या के अनुसार, जैसा कि अपन अभी थोड़ी देर पहले जान ही चुके हैं कि अपन चीन को पछाड़ चुके हैं, कि अपनी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है और युवा अत्यधिक बेरोजगार होता जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में कमी। गुणवत्ता शिक्षा, जैसे भारत के अधिकांश जो निवासी है, जो जनसंख्या, वो गांवों की ओर निवास करत है, वहाँ पे सुख सुविधाएं, अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा पहुंच से दूर है। इसलिए बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे अपना शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जिसके कारण अपने जो कृषि क्षेत्र में उसमें भी गिरावट आ रही है, क्योंकि घर में लोगों की कमी कम होती जा रही है, कि बच्चे पढ़ने की ओर आ रहे हैं और उनको जो रोजगार के अवसर है वो बहुत कम मिल रहे हैं, तो इसके कारण वो थोड़ा सही से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कमी, जैसे कि अपन ने अभी गांव का उदाहरण लिया है, कि शहरों में तो ठीक ही है, पर गाँवों में अधिकांश हालत खराब है, कि वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा पहुंच नहीं पाती, जिससे कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है। अगला चलते लिंग असमानता, महिला और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव, अवसरों की कमी। जैसा कि आज अपनी भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट महिला और लड़कियों के लिए विशेष दर्जा प्राप्त करवा रही है, कि महिला और लड़कियों के लिए एक विशेष रूप से उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत किया जाए और उनको अवसरों को
प्रदान किया जाए। अनुच्छेद, हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, अनुच्छेद 15, 15(4), 15 के अंदर है सब, 15(4), उसके अंदर महिला बच्चों को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है कि उनको जो अपना शैक्षणिक संस्था उनमें कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई है महिला और बच्चों के लिए। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे 16 जो लोक नियोजन में अवसर की क्षमता है, उसमें 16(4) में या 16(4) का ही होगा, 16(4) में महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है उसको वहाँ पे लागू किया गया है। 16 में है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, 16(4), ठीक है, उनको सशक्त बनाने के लिए। विकास की मुख्य चुनौतियाँ, आइए अपन चुनौतियाँ देखते हैं। चुनौतियाँ देख ही रहे, उसमें आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण क्षरण, प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है तो उसके कारण जो भूमि है वो कमी होती जा रही है, क्योंकि अपन जो वन क्षेत्र है उसकी कटाई करते जा रहे हैं। वहाँ पे अपन आवास या बस्ती बसा रहे कि लोगों को आवास मिल सके। प्राकृतिक क्षेत्र जो जीव जंतु है वो उस जगह रहते थे, वो वहाँ समाप्त होने को कगार पे हो चुके हैं, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग, विकास प्रक्रिया में बाधा। भ्रष्टाचार सूचकांक मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैंने पिछली क्लास में पढ़ा है, 180 देशों की सूची में अपना भ्रष्टाचार सूचकांक में अपना 96वां स्थान है। 96 मतलब आधे से भी अपन और गए बीते कि अपन 96 पे स्थान पे, 90 भी नहीं, अपना 180 का आधा 90 होता है, उस पर भी अपन 6 और ऊपर गिर चुके हैं। और जैसे कि यूरोप की कंट्रियाँ, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, ये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त करती है और हमेशा इंडेक्स में आगे होती है। तो अपने आप देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, 0 से लेकर 100 अंक तक उसमें अंक वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें अपना लगातार अपनी गिरावट हो रही। 27, 30 के आसपास अपन 30-38 के आसपास पहुंच चुके हैं। ठीक है, मैंने वो क्लास डाल रखी है, आप अच्छे से उसका विश्लेषण कीजिए, पढ़िएगा, तो वो आपको काम आएगी इंडेक्स की। ठीक है, आगे चलते हैं। सामाजिक संघर्ष, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव और हिंसा। जैसा कि आप देखते हैं, जाति को लेके, धर्म के लेके हिंसा बढ़ती जा रही है। भाषा के आधार पर हिंसा बढ़ रही है कि अपनी भाषा अलग है तो एक भाषा ही दूसरे भाषा को हीन की भावना से देखने लगे हैं। जाति का आप देख ही सकते हैं, अपने सामाजिक कुरीतियों का एक बहुत बड़ी जो जाति और धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा असामाजिक भेदभाव बढ़ता जा रहा है और हिंसाएं होती रहती है। ठीक है, शहरीकरण, अनियंत्रित शहरीकरण, झुग्गी झोपड़ियों का विकास, बुनियादी ढांचे पर दबाव। बुनियादी ढांचे मतलब अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ता जा रहा है। जहाँ पर जमीन थे उसको कंक्रीट मतलब पक्का करते हैं, जिसके कारण बरसात का पानी भी पृथ्वी के अंदर रिस नहीं पा रहा आसानी से। अनियंत्रित शहरीकरण, देखते जा रहे हो कि इतने ज़्यादा शहर बस चुके, शहर का फैलाव इतना ज़्यादा हो चुका है और झुग्गी झोपड़ियों का विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण परिवेश खतरे में आ चुका है। जलवायु परिवर्तन का कारण बन रहा है, वनों की कटाई हो रही है, प्रदूषण अत्यधिक बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों से ये चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। जितना आप एक सब्जेक्ट को दूसरे के सब्जेक्ट के साथ जो दिए गए सिलेबस के साथ आप कनेक्ट करके पढ़ोगे, उतना ही आपको आसानी होगी कि एक सब्जेक्ट को समझने में दूसरे सब्जेक्ट को। इसलिए मैं बीच बीच में जैसे संविधान है, भूगोल है, इनसे संबंधित कुछ डेटा यह आपको प्रदान कर देता हूँ कि आप एक दूसरे से कनेक्टिविटी सब्जेक्ट से बनाए रखें। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। जलवायु परिवर्तन, कृषि, जल संसाधनों और स्वास्थ्य पर प्रभाव। कृषि लगातार गिरावट देखने को मिल रही है कि जो अपनी सोयाबीन की फसल है उसमें जब सोयाबीन कटाई का समय आता उस समय बारिश का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है कि बारिश उस समय गिर रही है तो लोगों की सोयाबीन खेतों में ही सड़ रही है। जल संसाधन, जैसा कि आपने देखा है कि जल संसाधन की कमी होती जा रही है, सिंचाई के साधन कम हो रहे, पीने के पानी की कमी है। दुबई के जैसा अपना दुबई शहर है, संयुक्त राज्य अमीरात, वहाँ पे तेल से महंगा है पानी, क्योंकि वहाँ पीने का पानी ही नहीं है। वो समुद्र के पानी को रिफाइन करके उसको पीने लायक बनाकर अपने लोगों को प्रदान करता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, अपन स्वास्थ्य संबंधित जितने भी चीज़ें वो अभी देख ही चुके हैं और भी आने वाले टाइम
क्लासेस में अपन स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनको अच्छे से समझेंगे। विकास की मुख्य चुनौतियां सरकार द्वारा उठाए गए कदम, क्योंकि सरकार का नेतृत्व करना बहुत आवश्यक है कि सरकार की अपने देश में जो कमियां उनको उजागर करके उनके ऊपर कार्रवाई करे। ठीक है, गरीबी और असमानता। ठीक है, अब चलते हैं अपन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी। ठीक है, ये चल रही है अभी मनरेगा, पहले नरेगा के नाम से थी, अब ये मनरेगा हो चुका है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी प्रदान करती, 100 दिन का रोजगार देती है। ठीक है, ये कुछ स्कीम है, आप पढ़िएगा और आपके साथियों को बताइएगा कि ये स्कीम है, क्योंकि आजकल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बहुत सारे पढ़े लिखे युवा है जो कुछ कर नहीं पा रहे हो। बहुत सारी स्कीम ऐसी है जो सरकार ने लागू कर रखी है पर वो ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं है। इसके कारण आप थोड़ा पढ़िएगा, जिससे आपकी समझ विकसित हो सके और आप जो स्कीम आपके लिए उपयोगी है उनका आप उपयोग कर सकें। ठीक है, अगली चलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, ग्रामीण गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इनको समझने लायक कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ योजना है, ये स्कीम से इनको खाली देखना है, पढ़ना है और याद रखना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना, मतलब कम दरों पर खाद्यान्नों को देना। ठीक, जैसे वो अपना हमारे क्षेत्र में बोला जाता है कंट्रोल का जो खाद्यान्न रहता है वो। ठीक है, फिर आता प्रधानमंत्री आवास योजना, सभी के लिए आवास सुनिश्चित कराना, जो जिनके पास झुग्गी झोपड़ी है या किसी के पास आवास नहीं, सही से रह नहीं पा रहा है, तो उनको जो मूल जो आवश्यकता उनको प्रदान करना, उसमें आवास भी एक महत्वपूर्ण है, उसके लिए उनको आवास प्रदान करना। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, शहरी गरीबों के लिए कौशल विकास, रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, बेरोजगारी से संबंधित देख लेते हैं अपन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र प्रदान करना, ये अभी चल ही रही है। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, शिक्षुता प्रशिक्षकों को बढ़ावा देना। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया, उद्यमिता को बढ़ावा देना, जो आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, कि आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, छोटी कंपनी, बड़ी तो पैसा ज़्यादा लगता है, कि कोई से भी आप रोजगार अपने हाथ से खोलना चाहते हो या अपने माध्यम से खोलना चाहते हो, किसी भी माध्यम से जो आपके पास है उसको आप अपनी कौशल का विकास करके स्टार्टअप कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको गवर्नमेंट सहयोग करती है। ठीक है, मेक इन इंडिया, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। मुद्रा योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करना, जो कुटीर उद्योग है इनको, जो आप करना चाहते हो कि आपका एक खुद का उद्योग स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए ऋण प्रदान करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य की प्रमुख योजनाओं पर ध्यान देते हैं अपन। समग्र शिक्षा अभियान, उसके लिए शिक्षा को गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, आगे चलते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना, गरीबों और कमजोर परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना। स्वास्थ्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा प्रणाली में सुधार और नवाचार को बढ़ाना। समय समय पर शिक्षा नीति आती है, जिसके द्वारा आपको विभिन्न परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए जाते हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन, जो 8th तक के बच्चे रहते हैं उनको लंच के समय में उनको भोजन दिया जाता है, जिससे वो अपने पोषण को बेहतर बना सके। जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इनसे रिलेटेड सामान दिया जाता है, जिससे उनका पोषण और उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, पर्यावरण क्षरण से संबंधित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, वायु प्रदूषण को कम करना। जैसे कि आप जानते हो कि आजकल हर कोई फैक्ट्री है, गाड़ियों का अत्यधिक प्रयोग होता जा रहा है, उसके कारण जो धुआं निकलता है वो अपने वायु को प्रदूषित करता है। नमामि गंगे कार्यक्रम, गंगा नदी का संरक्षण, अपनी प्राचीन नदी और सबसे महत्वपूर्ण नदी, जिसके आसपास बहुत सारी सभ्यता, मतलब मैदानी क्षेत्र जो अपना भूगोल से संबंधित है, भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, अधिकांश जनसंख्या है जो नदियों के किनारे बसती है, क्योंकि पानी सब कुछ है, पानी के लिए आपको
भटकना ना पड़े, इसलिए अधिकांश सभ्यताओं का विकास भी नदियों के सहारे हुआ। जैसे नील की सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यता है, नील नदी के किनारे बसी हुई मेसोपोटामिया की सभ्यता, या अपनी सिंधु घाटी सभ्यता देख सकते हैं, या अपना गंगा के क्षेत्र जो अपवाह तंत्र है, जो गंगा अपना अपवाह तंत्र का फॉलो करती है, उसमें लोगों के द्वारा जनसंख्या अधिकृत निवास है, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता, बिहार का क्षेत्र आता, देख ही सकते हैं। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, वनीकरण और वन संरक्षण को बढ़ावा देना। आसान पॉइंट है, आप सब दैनिक जीवन में इनको देख ही रहे हैं कि किस तरह वन को काटा जा रहा है, क्यों इनको चलाना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार करना। अत्यधिक तेजी से जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसके लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि आगे के समय में ऐसा ना हो कि कोई सिविलाइजेशन अपनी समाप्त ना हो जाए, इसलिए इसका पहले से ही रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि जो अपना राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ पे डेजर्ट इलाका है, वहाँ पे अत्यधिक तेजी से अपना जो सूर्य का प्रकाश वो देखने को मिलता है, तो वहाँ ऐसा क्षेत्र बनाया जा रहा है कि सौर ऊर्जा का अत्यधिक प्रयोग किया जा सके। ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होगा, सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती, ये लगातार निर्मित होती रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी ढांचा बनाना। ये सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ कदम है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी ढांचा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एक स्वतंत्र निकाय स्थापित करना। विमुद्रीकरण, काले धन का अंकुश लगाने के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा, पारदर्शिता और जवाबदेहिता। आज सभी यूपीआई का उपयोग करें, जिसके द्वारा डिजिटल तरह से आपका पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, जो आपके हिस्ट्री को दर्शाता है, जो पारदर्शिता को दर्शाता है कि कोई कहीं बीच में गड़बड़ नहीं होती है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सरकारी कामकाजों में पारदर्शिता लाना। ठीक है, समकालीन सामाजिक चुनौतियां और सरोकार, सरकार के द्वारा किए गए प्रयास। ठीक है, डिजिटल विभाजन, प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक पहुंच में असमानता। बहुत सारी स्कीम ऐसी है जो डिजिटल, अपना अधिकांश लोग जो है गांवों में निवास करते, शहरी क्षेत्रों में कम करते हैं, और प्रौद्योगिकी और इंटरनेट की पहुंच वहां तक अभी सीमित है, पर आने वाले समय में पहुंच जाएगी। लोग अभी इस प्रौद्योगिकी से इतना परिचित नहीं है। जैसे कि आप सभी आजकल देख रहे हो, कल ही एमपीपीएससी की परीक्षा हुई, उसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन प्रौद्योगिकी से संबंधित थे। आने वाला समय ऐसा है कि आपको प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी परीक्षाओं में विभिन्न प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए आप तैयार रहिएगा, प्रौद्योगिकी से ज़्यादा जुड़िएगा। आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, एआई वगैरह, जो कंप्यूटर की थोड़ा बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगला चलते अपन। साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, साइबर अपराध और ऑनलाइन उत्पीड़न। आज के समय में देखा जा रहा है कि विभिन्न फ़ोन आते हैं या मैसेज आते हैं या लिंक पहुंचाई जाती है, उनके माध्यम से जो ठगी कर रहे हैं, जो साइबर ठगी, जैसे आपका पैसा ले लेंगे बैंक से, आपकी कुछ सुरक्षा है, जो आपका जो अपना अकाउंट नंबर ले लेते हैं और उनके द्वारा आपका पैसा बैंक से निकाल लिया जाता है। सावधान रहिएगा, ऐसी कोई लिंक आती है जब ओटीपी मांगा जाता है या कोई सी भी ऐसी लिंक है, उस पर क्लिक ना करिएगा। आपकी सावधानी के लिए, आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है कि ऑनलाइन उत्पीड़न कोई बचा नहीं सकता। फिर साइबर अपराध भी, साइबर भी अपने पास जो एविडेंस है उनको इकट्ठा करके उनको पकड़ नहीं सकती, क्योंकि आधुनिक इतनी टेक्नोलॉजी हो गई कि वो बहुत सारी आधुनिक टेक्नोलॉजियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता की कमी, कलंक और सेवाओं तक पहुंच में कमी। आजकल देखा जा रहा है कि मनुष्य मोबाइल का अडिग हो चुका है, हर समय उसके हाथ में मोबाइल रहता है, उसके कारण जो मानसिक तनाव है वो बढ़ता जा रहा है, चिड़चिड़ापन, ये सब। तो इन मुद्दों की कमी है, इनकी जागरूकता लाना है और सेवाओं तक इनकी पहुंच को सुनिश्चित करना है। ठीक है, वृद्धावस्था, बुजुर्गों की देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता। आज के समय जो मॉडर्न कल्चर को अपनाने, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने की ओर अग्रसित हो चुका है। ऐसे में जो वृद्ध माँ बाप रहते हैं या वृद्ध जो अपने पड़ोस में देखते हैं, उनको लोग बाग सही से देखभाल नहीं करती। उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अभी, जैसे कोई महिला या बुजुर्ग महिला बाजार में जाती है तो कुछ असामाजिक तत्व जो लोग रहते हैं वो उनके संबंधित चेन वगैरह खींच लेते हैं, उनके साथ सुरक्षा महसूस
नहीं हो पाती, इसलिए और कई जगह देखा जाता है कि बुजुर्गों को घर से निकाल दिया जाता है, तो उनकी देखभाल के लिए उनके लिए आश्रम वगैरह की सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं, बुजुर्गों में अधिकांश स्वास्थ्य संबंधी समस्या प्रारंभ होने लग जाती है, क्योंकि उनका बॉडी का विकास रुक जाता है और उनके अंदर जो एंटीबैक्टीरियल जो प्रभाव है वो कम हो जाती है, जिसके कारण वो अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली समाप्त करने को अग्रसर हो जाती, जो बीमारियों से लड़ नहीं पाते, इसलिए उनके लिए स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। ठीक है, समकालीन सामाजिक चुनौतियाँ और सरोकार में अपन पढ़ रहे हैं आगे की प्रवासान, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, प्रवासियों के लिए अधिकार और सामाजिक एकीकरण। जैसे आप देख ही सकते हो कि विभिन्न देशों से लोग जो अपने भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रवासी भारतीय, जैसे तिब्बत का क्षेत्र है, जो तिब्बत में जब चीन ने आक्रमण करा था तो वहाँ के लोग अपने भारत की ओर आ गए थे और अपने भारत में बस चुके थे। अपन ने उनको शरणार्थी के रूप में शरणार्थी के रूप में उनको लोगों को अपना लिया। कुछ ऐसे बांग्लादेश से है जो बांग्लादेश से अपने भारत में आ चुके। ऐसे बहुत सारे प्रवासी भारतीय या प्रवास जो भारत के लोग हैं ये बाहर प्रवास कर रहे हैं। जैसे कि अभी करंट का मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जो यूएसए है, जो अमेरिका है, वो जो जिनका डाटा नहीं है सही से उनके पास, जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको भारत वापस भेज रहे हैं, क्योंकि वो प्रवासी भारतीय अधिकार और सामाजिकरण के एकीकरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, नस्लीय और जातीय भेदभाव, पूर्वाग्रह और असमानता, ये तीनों चीज़ बहुत ही खतरनाक है जो भारत को अपनी बेड़ियों में बांधे रखा है। जातिवाद, नस्लीय भेदभाव अपने को अपने क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता, पर जैसे आप अपना पूर्वी क्षेत्र जैसे 7 सिस्टर जो कही जाती है, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इधर के क्षेत्रों में नस्ली भेदभाव बहुत अधिक है। वहाँ की जनजाति जो ट्राइब्स है वो एक दूसरे को अपने हीन भावना से देखते हैं उनके प्रति। जैसे अभी कुछ समय पहले मैतेई जो थी वो अपने ही जो साथ रहती थी उनके साथ सही से उनके साथ कोऑपरेट नहीं हो पा रही थी और उन लोगों को मार रही थी। ठीक है, आपस में ही झगड़ते, ये नस्ली भेदभाव को दर्शाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव तस्करी, शोषण, जबरन, श्रम और यौन उत्पीड़न। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मानव को एक साधन के रूप में प्रयोग करके उनको उनका शोषण किया जाता है, जबरन उनसे काम करवाया जाता है, उनको पैसे नहीं देते, सिर्फ खाने के बल पे, या कुछ लोगों को ऐसा रख लिया जाता है कि आपको दिन का और शाम का भोजन देंगे, उसको आपको काम करना, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। यौन उत्पीड़न देख सकते हैं कि भारत में किस तरह से यौन उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय न्याय। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित समुदाय के लिए न्याय दिलवाना। जलवायु परिवर्तन आप देख ही रहे कि कितने अधिक परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में यहाँ की सामाजिक कल्चर जो है, मतलब प्राकृतिक संसाधन है, उस पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। समकालीन इसमें देख रहे हैं अपन डिजिटल विभाजन, भारत नेट परियोजना। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, कॉमन सर्विस सेंटर, ग्रामीण क्षेत्रों में ई सेवाएं प्रदान करना, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, ई गवर्नेंस, डिजिटल बुनियादी ढांचों का विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना। आगे चलते हैं अपन। साइबर सुरक्षा, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 साइबर सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करना, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया दल, साइबर सुरक्षा खतरों की निगरानी और प्रतिक्रिया देना। ठीक है, ये आप सब देखिएगा, थोड़ा बोरिंग टॉपिक लगता है क्योंकि इसमें सब याद करने का, समझने का कुछ नहीं है। स्कीम है, इसमें आप क्या समझोगे, स्कीम में आपको पढ़ना है, उसको याद रखना है, ये परीक्षा में पूछी जाती। साइबर स्वच्छता केंद्र, मेलवेयर और बॉटनेट संक्रमण का पता लगाने और उन्हें साफ करने के लिए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान। राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र, साइबर सुरक्षा खतरों की निगरानी और समन्वय। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जो भाषण देते हैं ना, उसमें जो स्कीमों को बताते हैं कि मंत्री वगैरह रहता है जो अपना ज़िले में एक होता है, तो मेरे को उस तरह से फीलिंग आ रही है कि मैं जो सरकार के द्वारा जो लागू की गई स्कीम है उनको बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या काम किया है। थोड़ा राजनेता की फीलिंग आ रही है इसमें, तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत पूछी जाती है ये। आगे चलते, मानसिक स्वास्थ्य,
के ओर। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के अधिकारों की रक्षा करना। किरण हेल्पलाइन, मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए 24 घंटे 7 दिन टोल फ्री हेल्पलाइन। ठीक है। मनोदर्पण पहल, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता। मानसिक स्वास्थ्य मतलब मानसिक स्वास्थ्य इतना बिगड़ता क्यों जा रहा है? लोग बाग एक तो बिजी होने लग गए। पहले के ज़माने में एक अपना जो एक परिवार रहता, संयुक्त परिवार रहता, काका मामा यहाँ तक कि माँ बुआ वगैरह सब एक ही घर में एक ही साथ खाना बैठना। और ये फ़ोन का इतना ज़्यादा यूज़, प्राचीन समय में तो फ़ोन था ही नहीं, तो उसका यूज़ बहुत कम था। इसलिए एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से अपनी जो दुख है उनको शेयर करना, इसलिए वो क्या होता था कि वो अपने इस स्थिति से उभर आते थे। आजकल के समय में मोबाइल का ज़माना है, सब लोग अकेला रहना पसंद करते, अपने मोबाइल के साथ ज़्यादा टाइम बिताना पसंद करते। इसके लिए मानसिक जो है ये तकलीफ़ें बढ़ती जा रही है, मनोरोग बढ़ते जा रहे हैं। और जो चिड़चिड़ापन है शिक्षकों में भी, अभिभावकों में भी ये देखने को मिलता है, क्योंकि आजकल जो काम काज है, पैसा बहुत कम है लोगों के पास, और महंगाई वाला बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण भी लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ता देखने को मिलता है। वृद्धावस्था, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों की सहायता उपकरण प्रदान करना। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए योजनाओं का समर्थन करना। अटल वयो अभ्युदय योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन। ये पेंशन दी जाती है समय समय में। आपने देखा होगा आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनको हर महीने या तो शायद मेरे हिसाब से 600 रुपये या 1200 रुपये ऐसा कुछ प्रदान किया जाता है। जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन दी जाती है। विधवाओं के लिए अलग पेंशन रहती है, विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग पेंशन रहती है। ठीक है। विकलांग थोड़ा इसमें शब्द गलत दिया गया है, अपन दिव्यांग का प्रयोग ज़्यादा करें, क्योंकि वो भी एक दिव्य अंग के रूप में अपने भारत सरकार में उसको लिया गया है कि विकलांग को दिव्यांग बोला जाए। ठीक है। प्रवासन, अंतर्राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम 1979, प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा। जैसे अभी कोविड के टाइम में कितने लोग थे जो एक राज्य से दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे, आपने को पता ही नहीं था कि इतने लोग हो सकते हैं जो एक राज्य के होकर दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं। जब कोविड के टाइम पे भारत में लॉकडाउन लगा था, उस समय लोग अपने वापस घरों की ओर लौट रहे थे, तब उनका जो डेटा था वो प्राप्त हुआ। ठीक है। ई श्रम पोर्टल, असंगठित श्रमिकों की राष्ट्रीय डेटाबेस। ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, प्रवासी श्रमिकों को देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने की अनुमति। कोविड के टाइम पे ये देखने को मिला कि भारत के बहुत सारे प्रवासी जो मतलब काम करने वाले लोग हैं, ये विभिन्न राज्यों में निवासरत है। तो उनको ऐसा क्या किया जाए कि उनको वहीं पे, जो गरीब है उनको वहीं पे राशन दे दिया जाए कि आप कहीं, आपका घर कहीं है तो आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको कहीं पे भी राशन प्रदान किया जाए। इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रारंभ की गई। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, मानव तस्करी के खिलाफ कड़े दंड। मानव तस्करी मतलब बच्चों का अपहरण करके, महिलाओं का अपहरण करके बहुत सारे लोगों को यहाँ से ले जाके उनको तस्कर कर देना। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण इतने अच्छे हैं कि उदाहरण क्या, जैसे रियलिटी है कि जो अपना अफ्रीका देश है, वहाँ की जनसंख्या अत्यधिक गरीब है। आपने देखा होगा यूएसए में, यूएसए इतना समृद्ध देश है, उसमें जो आर्थिक सहयोग है वो अफ्रीका के लोगों के द्वारा किया गया। कैसे किया गया, ये इसलिए क्लास बड़ी हो जाएगी, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी डिस्कशन कर लेता हूँ। कि जैसे वहाँ के लोगों को देखा होगा, यूएसए के लोग काले भी है, गोरे, वहाँ पे काले गोरे का थोड़ा भेदभाव चलता है। तो वहाँ के लोग काले कैसे हो गए? तो काले लोग वहाँ के नहीं हैं, ये सब अफ्रीका के लोग हैं, जिनको ज़बरदस्ती काम के लिए, उनको मजदूरी के लिए उनको वहाँ से ले गए, वहाँ से लेने आए और उन लोगों को यूएसए में लाया गया, जिसके द्वारा वहाँ की कृषि गतिविधियों में और वहाँ पे माइनिंग कार्य कर सके। इसलिए वहाँ के लोग हैं जो प्राचीन समय से, बहुत सारे समय से उनको जहाज़ों में भर भर के, जैसे गधे घोड़ों को एक साथ नहीं भरा जाता, ऐसे मतलब खतरनाक तरीके से उन लोगों को ले जाया गया। बहुत ये प्राचीन समय की बात है। फिर जो अब्राहम लिंकन थे, वहाँ के एक प्रधान राष्ट्रपति बने, उन्होंने उन लोगों के लिए थोड़े
कानून और नियम बनाए, इसलिए वहाँ पे काले गोरे लोग देखने को मिलते हैं कि वहाँ लोग जो यूएसए है, जो अपना अमेरिका है, वहाँ पे लोग अधिकांश काले और गोरे देखने को मिलेंगे। वो काले लोग वहाँ के मूल निवासी नहीं है, वो अपने अफ्रीका से ले जाए गए लोग हैं। उज्ज्वला योजना तस्करी से बचाए गए लोगों के लिए पुनर्वास योजना, ठीक है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, मानव तस्करी के मामलों की जांच और पीड़ितों को बचाने के लिए, ठीक है। ये योजना बहुत सारी चालू की गई है। हमारा सेशन आज का समाप्त होता है। आपने ध्यानपूर्वक सुना, थोड़ा बोरिंग सेशन है, इतना मतलब इसमें योजना है, कुछ भी समझने की चीज़ें नहीं, बहुत कम समझा है, फिर भी अपन ने उसको वृहद रूप से समझने की कोशिश करी है। कुछ है जो आप ऑटोमेटिकली पढ़ लोगे तो समझ में आएगा, कुछ ऐसी है जो आपको सिर्फ याद करना, क्योंकि स्कीम को कैसे समझोगे आप, समझ ही नहीं सकते, इसको याद करना है तो याद करना है, ठीक है। ये हमारा एक एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें जो निःशुल्क प्राप्त हो सकती है, जो निःशुल्क ही अभी अपलोड किए गए हैं। उसमें आपको फ्रंट पेज दिख रहा होगा, जो पहली स्लाइड है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहली वाली स्लाइड है पेन के द्वारा, ये अपनी पहली स्लाइड है। इसमें आपको ये रेलवे, एसएसडी, जीडी, इनसे संबंधित टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगी। फिर आपने को, जैसे आप महिला सुपरवाइज़र की ये तैयारी कर रहे हैं तो आपने को स्टडी मटेरियल दिया गया है। स्टडी मटेरियल के अंतर्गत यूपीएससी के अलग से दिए करंट अफेयर्स, हिंदी, महिला, मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का भी सिलेबस और ये सारी चीज़ें इसमें दी गई। इसको आप डाउनलोड, इस पर क्लिक करोगे महिला, मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक पे, तो इसके पास वाली स्लाइड खुल जाएगी। ये इस पर क्लिक करोगे आप, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास वाली स्लाइड खुल जाएगी, ये वाली। इस पे ये सारे जो नोट्स से ये दिए गए निःशुल्क है। इसके पास में जो कंप्यूटर, पोषण और स्वास्थ्य प्रबंधकीय गुण योजना, ये सारी टेस्ट सीरीज है, आप लगाइए, निःशुल्क है। अधिक से जितना आप टेस्ट सीरीज लगाओगे उतना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि अंत में टेस्ट सीरीज ही काम आती है और आपके मनोबल को बढ़ाती है। आप जैसे अभी से टेस्ट सीरीज ऐसे लगाइए जैसे आप परीक्षा दे रहे हो, तो आप परीक्षा में जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो डर महसूस कम हो जाएगा, आप घबराहट कम हो जाती है। इसलिए आप टेस्ट अधिक से अधिक लगाइए, कोई से भी कहीं भी आपको टेस्ट मिल रहे कहीं से भी लगाइए, पर लगाइए। आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए पढ़ना, किसी भी माध्यम से पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, पर उसका उद्देश्य रखना चाहिए कि आप टेस्ट सीरीज लगाएं, ठीक है। एजुकेशनल सामग्री के लिए आपने जो मैंने एप्लीकेशन बताई है, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है, हमारे दिनेश सर जो बहुत मेहनती सर है, वो आपके लिए लगातार कुछ ना कुछ अपडेट्स ले रहे हैं। जैसे आज की क्लास को थोड़ा रोचक बनाने के लिए इसमें कुछ इफेक्ट डाले गए हैं जो एनिमेशन से संबंधित है, और ऐसे ही आपको रोचक क्लास हम देने का प्रदान करने की करते रहेंगे कि आगे का हम कैसे रोड मैप तैयार करें, रणनीति तैयार करें। इसलिए हमको आप संपर्क करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा कि हमारे चैनल कैसा लग रहा है, हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों के बीच में इसको फैलाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी सुविधा ले सके, ठीक है। अंत में स्मार्ट स्टडी अप्रोच की ओर से मैं आपका सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे सुचारू रूप से चलती रहे, और आपकी हम मदद करेंगे अंत समय तक, जब तक परीक्षा खत्म नहीं हो जाती तब तक आपके साथ बने रहेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए। अंत में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।